मिल चुके हैं उसके लिए गुड आफ्टरनून, ठीक है। जो नहीं मिलेंगे उसके लिए गुड नाइट। चलिए बच्चों, तो अब आखिरकार हम लोग आते हैं अब रिवीजन की तरफ। अब बड़े प्यार से आप लोगों को शेड्यूल आज दे ही दिया है और उस पर जो है आराम से रिवीजन लगेगा। जो बच्चे अभी 4 बजे से नहीं कर पाएंगे, यही क्लास रात में 9 बजे से फिर से YouTube पे चलेगी, लेकिन वो लाइव नहीं चलेगी। वहां पर आपको पहले से अपलोडेड होगा, प्रीव्यू की तरह चलेगा, मतलब लाइव रहेगा बट रिप्लाई लाइव नहीं आएगा, ठीक है। तो वहां भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉपर हमने आपको प्रॉपर एक शेड्यूल दे दिया था कि किस तरीके से रिवीजन कराएंगे, कैसे करवाएंगे। तो आज और कल ये जो है 2 दिनों में चैप्टर नंबर 1 का हम लोगों को रिवीजन करना है। और चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो है 5 से 7 नंबर का जो है टॉपिक है, तो उसको ध्यान में रखना है। फिर आपको मैंने मैसेज ये भी किया हुआ था कि एक प्रॉपर रजिस्टर इस रिवीजन के लिए रखना है आपको 100 पेज का, ठीक है। हाँ, उसी में सारे चीजों को जितना हम लिखवाएंगे, जो भी करेंगे, वो सारा आपको मेंशन करना है, ताकि एक रिविजनरी आपके लिए नोट्स बन जाए, ताकि कहीं भी आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वो भी आप एक बार काम कर लेना। और बाकी पूरी सिलेबस 100% सिलेबस की बात हमने कर ही दी है कि 10 जनवरी को जो है हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे रिवीजन। सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी और 2 जनवरी को रिवीजन नहीं होगा, बाकी सारे दिन आपका रिवीजन होगा जो शेड्यूल आपके पास दिया गया है। तो आज से हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहली जो यहां पर हमारे पास है चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 5 to 7 मार्क्स का हमारे पास टॉपिक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमको इसको देखना पड़ेगा। अब इसमें सबसे पहली बात जो आती है कि हम किसी भी काम को देखते तो एक तरीके से इंट्रोडक्शन की बात होती है। तो यहां भी हम लोग सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि भाई ये जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई कहां से, कहां से ये इकोनॉमिक्स शब्द हमारा आया है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। उसका क्या मतलब होता है उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा यहां पर है, तो लिखिएगा इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमिक्स शब्द हमारा बेटा ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। कौन से वर्ड से आया हुआ है? ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। और ये जो ग्रीक वर्ड है, उस वर्ड का नाम है बेटा ओक्योनोमिया। क्या है नाम हमारा? ओक्योनोमिया, जिसका मतलब ही होता है बेटा हाउस मैनेजमेंट। जिसका मतलब क्या होगा? हाउस मैनेजमेंट। तो जहां पर भी हम लोग हाउस मैनेजमेंट की बात करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? इकोनॉमिक्स। तो आपसे अगर कोई भी ये पूछता है कि बताओ इकोनॉमिक्स शब्द कहां से आया है, तो क्या बोलेंगे? ग्रीक वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया है बेटा? ओइकोनोमिया से। ओइको का मतलब होता है हाउस और नोमिया का मतलब होता है मैनेजमेंट, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या कह देते बेटा? हाउस मैनेजमेंट। तो पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है यहां पर। अब इसके बाद है कि इकोनॉमिक्स को किन किन लोगों ने कब कब एक्सप्लेन किया है, जरा उसका एक बार बेसिक देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो यहां पर हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा, तो वो है एडम स्मिथ साहब। कौन से हैं हमारे? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ साहब ने बेटा दिया था ये डेफिनेशन 1776 में, जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड causes of wealth of the nation. An inquiry into the nature and causes of wealth of the nation.
तो एडम स्मिथ ने कब दिया था बेटा डिफिनेशन? 1776 में। ठीक है, ये जो हमारे एडम स्मिथ साहब हैं, इनको बोला जाता बेटा फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जो भी आप बोल दें, दोनों ही सही है। तो अगर कभी भी आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ बेटा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो क्या बोलेंगे? एडम स्मिथ। अब देखिए इसमें अलग अलग बातें आ जाएगी, आगे चल के हम लोग देख लेंगे फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर सिर्फ क्या लिखा हमने? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो अगर कहीं पर भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो कौन है? हमारे एडम स्मिथ भाई साहब हैं। तो उसकी बात भी हम लोग यहां पर क्या करेंगे? करके देखेंगे, उसको भी समझेंगे यहां पे। अब ये जो हमारे पास है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो मोटिव होगा, जो हम लोग डेफिनेशन के अंतर्गत इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, तो वहां पर याद रखिएगा किसको हमने यहां पर डिटरमाइन किया बेटा? वेल्थ ऑफ द नेशन। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में वेल्थ ऑफ द नेशन लगा हो तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? एडम स्मिथ होगा। ठीक है, अगर वेल्थ ऑफ द नेशन लगे, सिर्फ वेल्थ नहीं कह रहा हूं मैं, वेल्थ ऑफ द नेशन वर्ड का लगा होना जरूरी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा हमारा? एडम स्मिथ। ये जो एडम स्मिथ है, लिख लो बेटा, ये रहा ना, यहीं से करवाया मैंने अभी। ये जो एडम स्मिथ भाई साहब हैं, एडम स्मिथ को सपोर्ट किया गया था बेटा प्रोफेसर जेबी से के द्वारा। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? जेबी से के द्वारा। और जेबी से ने क्या कह दिया था? इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ। किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? जेबी से के द्वारा। तो लिख देते हैं हम लोग यहां पर, सपोर्टेड बाय जेबी से। और जेबी से ने क्या कहा था? हाँ बेटा लिखना भी है, तभी तो मैंने ग्रुप में आप लोगों को मैसेज किया था ना कि रजिस्टर चाहिए। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस which deals with money और wealth। तो इतना तो पहले आप लोग ध्यान रखेंगे बेटा, किसके लिए? हाँ बेटा कुछ बच्चे हैं हमारे रूम नंबर 102 में। तो इकोनॉमिक्स इज ए साइंस विच डील्स विथ मनी और वेल्थ, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया बेटा? एडम स्मिथ के अंतर्गत। ओके, हाँ बेटा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी यहां पर बात आ जाती है बेटा, एल्फ्रेड मार्शल। कौन आ जाएंगे हमारा? एल्फ्रेड मार्शल। बेटा एल्फ्रेड मार्शल साहब ने 1890 में बुक लिखी थी। कब लिखी थी बेटा? 1890 में। और कौन सी बुक? द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी बुक लिखी थी बेटा? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। यहां पर जो मेन बातें थी, अगर एल्फ्रेड मार्शल के अनुसार हम लोग मेन बातों को देखें तो वो था बेटा मेटेरियल वेलबींग की बात। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? मेटेरियल वेलबींग की बात। यहां पर वेलफेयर की बात होती है। किसकी बात होती है? हमारी वेलफेयर की बात होती है। वेलफेयर को हम लोग यहां पर मेन मोटिव देखते हैं, ना कि पहले वाले में क्या था, वेल्थ को हम लोग देख रहे थे। यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? ठीक है, फिर उसके बाद जो हम लोग यहां पर बातें कर रहे हैं, अब इसको सपोर्ट किया गया था बेटा, और साथ ही साथ इनको हम लोग किस नाम से जानेंगे? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स। एल्फ्रेड मार्शल को किस नाम से जाना जाता है बेटा? फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा। अगर आपसे कोई भी पूछता है, देखो दोनों बातें अलग अलग आ गई। अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछ रहा है तो कौन सा आ गया बेटा हमारा? एडम स्मिथ। अगर फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया तो कौन हो गया? एडम स्मिथ। और अगर फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर कर देते हैं तो कौन आ जाता है हमारा बेटा? एल्फ्रेड मार्शल। इसको सपोर्ट किया गया था बेटा एसी पीगू के द्वारा। किसके द्वारा? एसो
पिगू के द्वारा। अब एसी पिगू के बारे में तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन यहां पर लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी आपसे ये कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ मनी जो है वो मेजरिंग रॉड है, इसके बारे में किसने बताया था, तो बताए एसी पिगू ने। तो मनी इज मेजरिंग रॉड, इसके बारे में किसने बताया था बेटा? ये कीवर्ड्स हैं, पूरा का पूरा डेफिनेशन तो लिखाने की जरूरत है नहीं, वो तो हम लोग क्लास में कर ही चुके हैं। तो ये कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा जब क्वेश्चन करवाए थे तो ऐसे ही वर्ड हम पूछ रहे थे वहां पर। तो अगर मनी इज मेजरिंग रॉड टू अचीव वेलफेयर की बात करेंगे तो वो बातें किसने बताई थी? एसी पिगू भाई साहब ने ये बात बताई थी। इसको भी हम लोग यहां पर क्या करते हैं, देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। फिर उसके बाद तीसरे हमारे आ गए थे बेटा लोयनल रॉबिन्स। कौन से आ गए हमारे? लोयनल रॉबिन्स। अब यहां पर हमने ईयर में थोड़ा सा आपको जो है बताया था कि थोड़ा सा ईयर में कंफ्यूजन होता है कि कुछ जगह पर 1930 है, कुछ जगह 31 है और कुछ जगह 32 है। तो हम लोग 1931 को लेकर के चले थे, क्योंकि हमारे पास जो आईसीआई के अंतर्गत है उसी की बातें हम लोग यहां पर करते हैं। तो ये जो हमारे पास है, इन्होंने 1931 में अपनी बुक लिखी थी नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इन्होंने जो कंसेप्ट दिया था बेटा वो था स्केर्सिटी के बेसिस पर। तो कौन सा? स्केर्सिटी एंड चॉइस मेकिंग। यहां पर भी हम लोग स्केर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को देखेंगे, और साथ ही साथ चॉइस मेकिंग की भी बात करेंगे, क्योंकि बिना डिसीजन मेकिंग के कोई काम तो हमारा होगा नहीं, तो डिसीजन मेकिंग के बारे में भी बात करनी होगी। ये जो लोयनल रॉबिन साहब हैं, इसके अनुसार अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स जो है प्योर पॉजिटिव साइंस था, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू लोयनल रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस। और बाकी पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस के बारे में तो हम लोग आगे चल के बात करेंगे ही करेंगे, उसको तो डिटेल्स में यहां पर हम लोगों को देखना ही देखना है। तो याद रखिएगा लोयनल रॉबिन्स ने कब दिया था बेटा डेफिनेशन? 1931 में। कौन सी बुक लिखी थी? नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। किस मेथड के बारे में बताया था? तो स्कैरसिटी और चॉइस मेकिंग के लिए बताया था। लोयनल रॉबिन्स के अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है बेटा हमारा? प्योर पॉजिटिव साइंस है, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था बेटा पॉल ए सैमुअल्सन के बारे में। कौन थे बेटा? पॉल ए सैमुअल्सन। अगर पॉल ए सैमुअल्सन के अनुसार देखें तो इन्होंने जो बताया था कंसेप्ट, जो कि आज भी हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और वो था बेटा डायनामिक ग्रोथ, डायनामिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में किसने बताया था बेटा? पॉल ए सैमुअल्सन ने। तो अगर पॉल ए सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग पे हम बात करें तो पॉल ए सैमुअल्सन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बेटा? डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी होगी। डायनामिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर हम लोगों को क्या करना होगा? ध्यान देना होगा, उसको हम लोगों को समझना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में हम लोग लिख लेते बेटा जेकब वीनर। क्या लिखा था हम लोगों ने? जेकब वीनर। और जेकब वीनर के अनुसार अगर देखें तो कहता है इकोनॉमिक्स इज व्हाट, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री हमारा करता है। तो ये एक तरीके से ना बेसिक हमारा क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एक तरीके से बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो हमने यहां पर लिखा है कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में किसने बताया था बेटा? एडम स्मिथ ने। कब? 1776 में। अगर इससे पहले की बात करें तो इससे पहले आखिर इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानते थे हम लोग? किस नाम से जानेंगे ये बात भी देखेंगे।
तो बेटा इससे पहले अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जाना जाता था। इकोनॉमिक्स को हम लोग क्या कहते थे बेटा, यहां पर लिख लीजिए, पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, कब तक? टिल 19th सेंचुरी, टिल 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया, उसका इंट्रो हो गया, जो हम लोग बेसिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखते हैं। इसमें इससे ज्यादा कोई भी चीज घुमा फिरा के पूछने वाला है नहीं। ओके, यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत? नोट कर लिया सबने? चलिए बेटा, अब इसके बाद बात आती है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अब जो यहां पर हमारे पास बात आएगी वो किसकी आएगी? फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। भाई जैसे हम लोग कहते हैं ना प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र के सिद्धांत या मूलभूत बातें, भाई हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मतलब तो होगा ना। तो अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखें तो क्या क्या बातें आती है, तो देखो बेटा, सबसे पहले तो बातें हमारी होंगी कि जो ह्यूमन वांट्स होता है वो क्या होगा? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या होता है हमारा? अनलिमिटेड। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो क्या होगा बेटा हमारे पास? लिमिटेड होगा। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज करना होगा ना। कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। की भाई जो भी रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है उसको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? वो जो रिसोर्सेज है उसका हाईएस्ट वैल्यू यूज कैसे हो सकता है, उसकी बातें भी हम लोगों को करना होगा। तो बेसिकली जो हम फंडामेंटल्स में देखते हैं ना, वो यही देखते हैं कि भाई जितनी चीजें हैं हमारे पास, जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उसी में हम अपनी इच्छाओं को कैसे क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि जितनी ही रिसोर्सेज है उसी का हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। उसी का हमको क्या देखना होगा? बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होगा। बेस्ट यूटिलाइजेशन की बात करनी होगी, तो वो भी चीजें हमको क्या करना है, यहां पर ध्यान में रखना है, उसकी बात करनी है। तो यहां पर वही लिख लीजिएगा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड और स्कार्स। कि ह्यूमन वांट्स हमारा क्या हो गया? अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स क्या है हमारा बेटा? अनलिमिटेड। लेकिन जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज हमारा क्या होगा बेटा? लिमिटेड होगा। तो अगर हमारे पास वो रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उसी में हम लोगों को क्या होगा सर? बेस्ट यूटिलाइजेशन की बात करेंगे ना। हाँ बेटा, पूरे सिलेबस करेंगे और हमने पूरा शेड्यूल दे दिया है, ठीक है, कि कैसे कैसे रिवीजन होगा। मैं अपने स्टेटस पे भी लगा दूंगा, वो अपना नोट कर लीजिएगा। तो ह्यूमन वांट्स क्या हो गया? अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज हमारा क्या हो गया? लिमिटेड और स्कार्स। तो हमें यहां पर क्या करना होगा बेटा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होगी या नहीं होगी? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज की जरूरत होगी या नहीं होगी? तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका कैसे हाईएस्ट वैल्यू यूज होगा, ठीक है, तो उसकी भी बात करेंगे। तो ये भी चीजें आपको देखना होगा कि हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज shall be allocated to their highest value used। है ना, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो भी बेटा देखो, नॉर्मली 1 घंटे की क्लास चलेगी। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो लेंदी है, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन 1.5 और 2 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे का क्लास चलेगा और डेली चलेगा, 1 और 2 जनवरी को छोड़कर, ठीक है।
तो हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज शैल बी एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूज, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका कैसे हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से हम लोग बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, उसकी बात भी हमको यहां पर करनी है, उसको भी यहां पर देखना है। भाई अगर हमारे पास कोई रिसोर्सेज है तो हमको तो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा ना भाई, जितनी ही है उसी में हम लोगों को क्या देखना होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन। तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है बेटा, फंडामेंटल्स के अंतर्गत। फिर इसी तरीके से बात होती है कि सर ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स आखिर पढ़ रहे हैं, ये आखिर इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, ये भी तो एक बात बनती है हमारे पास। क्या अगर सर हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो क्या हम अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, क्या सारी समस्याएं को हल कर सकते हैं, कहते हैं नहीं। देखो सबसे पहली बात तो हम जो अपना ये जो बोल रहे हैं बेस्ट यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम जो बेस्ट यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो बेस्ट यूटिलाइजेशन जो हमारा है तो उसको कैसे हम प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं ये हमें सिखाएगा इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद भाई जो भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा करके हमने प्रोडक्शन की बात करी तो उसको आपस में हम कैसे बंटवारा करते हैं, कैसे हम आपस में उसको बांटते हैं, उसकी भी बात करनी होगी। भाई ऐसा तो होगा नहीं कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस। भाई रिसोर्सेज अगर कोई भी है, मान ले कोई भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ तो जितने अमीर लोग हैं वो खरीद ले, गरीबों के लिए कुछ बचे नहीं, ऐसा संभव है क्या, नहीं होगा। तो हम आपस में उसका कैसे बंटवारा करते हैं उसकी भी बात किसकी करनी होती है, इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। और साथ ही साथ एक बात याद रखिएगा, हम भले ही इकोनॉमिक्स पढ़ करके अपनी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना देख पाए, लेकिन हम पढ़ने के बाद प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसकी तरफ सही दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा इकोनॉमिक्स क्या होता है, पढ़ने का एक फायदा होता है। कि अगर कोई भी पूछता है कि बताओ बेटा हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसका मेन रीजन होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हम उससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के बाद हम आपस में कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें वो भी देखेंगे, और हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके लिए सही दिशा में कैसे कदम बढ़ाएं वो भी काम हम किसके माध्यम से देखेंगे बेटा, इकोनॉमिक्स के माध्यम से। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, लिखने की इसमें उतनी जरूरत है नहीं, फंडामेंटल्स लिखना था वो हमने लिख लिया। अब ऊपर में हमने एक वर्ड यूज किया था बेटा, चॉइस मेकिंग। क्या लिखा था हमने, चॉइस मेकिंग। इस पर थोड़ा सा स्टार लगा के ब्रैकेट में हम लोग इसको डिसीजन मेकिंग भी क्या करते हैं, बोल देते हैं। इसी को क्या करते हैं हम लोग, डिसीजन मेकिंग। भाई अभी जैसे यहां पर क्लास हम ले रहे हैं, अब आपकी इच्छा है कि क्लास लो या ना लो, ये आपका मानना है ना। उसी तरीके से अब जैसे हम लाइव ले रहे हैं तो हमारा भी होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है कि नहीं। जैसे मैंने ग्रुप में भी मैसेज किया था, यो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, होता है ना भाई, होता ही है। हर कोई बिना प्रॉफिट के कौन काम करे, नहीं करे। तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है, लाइक देखो मस्त रहो। तो कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग की बात होगी। या आपको मैंने ग्रुप में शेड्यूल भेजा, अब ऐसा तो है नहीं कि सुबह सुबह भांग खा के उठा बोला आज क्या करना है तो चलो तूफानी करते ये ले शेड्यूल, ऐसे तो नहीं होगा भाई। पूरी की पूरी प्लानिंग हुई होगी, उसके बारे में पूरा सोचा होगा, तब न लिख करके दिया होगा कि भाई किस चैप्टर्स के अंतर्गत कितने कंटेंट्स हैं और उस कंटेंट्स को कितने आवर्स में किया जा सकता है, उसके बेसिस पे ना बात करी गई होगी, उसके बेसिस पे ना दिखाया गया होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। अब हमारे पास भी अलग अलग चीजें हैं, या तो स्वास्थ्य लाभ लो, भाई क्या यूट्यूब लाइव वगैरह लेना, इतना देर जो पढ़ाएंगे इससे अच्छा घर पे स्वास्थ्य लाभ लो, या बाहर बैठ करके समोसे, ब्रेड पकौड़ा, चाय, नमकीन का लुत्फ उठाया जाए, ये सब भी बातें हो सकती थी। लेकिन आपने उनमें से किसको सुना कि ना भैया 4 बजे से बच्चों की क्लास करवा दी जाए, भले ही किन्हीं ना किन्हीं के लिए तो फायदेमंद होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, हो सकता है नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ को तो हो सकता है जरूरत हो पढ़ने की, तो वो तो करेंगे। तो यही होता है डिसीजन कि भाई अगर आपके पास एक से ज्यादा वे है तो आप किसको सिलेक्ट करो, किसको सिलेक्ट नहीं करो, ये चीजें भी तो देखने की जरूरत होती है ना बेटा। तो इसीलिए जरूरत होता है क्या हमारे पास, चॉइस मेकिंग। तो चॉइस मेकिंग कब होता है ये भी जरा ध्यान रखना, अभी मैं इसे लिख भी दूंगा लेकिन समझना। ऐसी भी बातें हो सकती है कि आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, कोई और ऑप्शन ही नहीं दिया गया, तो अगर एक ही ऑप्शन है तो फिर उसमें सेलेक्ट काहे का करना,
फिर कौन सा हमारे पास रहा है भाई चॉइस मेकिंग की बातें? तो अगर किसी भी रिसोर्सेज का सिंगल यूज होगा, अगर किसी भी रिसोर्सेज का सिंगल यूज होगा तो उसके लिए फिर डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डिसीजन मेकिंग के लिए एक से ज्यादा ऑप्शंस का होना जरूरी है, एक से ज्यादा ऑप्शंस का होना जरूरी है। अब मान लीजिए लकी के जीजाजी ने लकी को बोला होगा देख ले जाके सीए में एडमिशन ले और सीए कर ले, और फिर इससे पूछे बता क्या करना चाहता है, तो भाई आपने ऑप्शन कहां छोड़ा? आपने तो बोला सीए में एडमिशन ले और सीए कर, तो कोई ऑप्शन तो छोड़ा नहीं, तो काहे का डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग तो ये होता है बेटा ग्रेजुएशन करके खुश रहेगा, या सीए सीएस या सीएमए करना चाहेगा, या घर पे नल्ला बैठना चाहेगा। अब बता, तब ना हुआ भाई, अलग अलग ऑप्शन है, अब उसमें हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है डिसीजन मेकिंग। वो क्या कहलाएगा हमारा? डिसीजन मेकिंग। तो उसके बेसिस पे ना बात करी जाएगी, उसके बेसिस पर ना चीजों को देखी जाएगी। तो हमेशा डिसीजन मेकिंग के लिए याद रखिए कि जब अगर सिंगल यूजेज रिसोर्सेज है तो वहां पर किसी भी तरीके का कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगा। लेकिन ऐसा हो भाई कि रिसोर्सेज हमारे पास अनलिमिटेड है, तो अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो वहां भी कुछ सोचने की जरूरत है क्या? अंबानी के बेटा को क्या सोचने की जरूरत है भाई? 10 लाख करोड़ का बिजनेस है, काहे का टेंशन? टेंशन तो यहां पर उन लोगों को है जो अगर सुबह खा लिए तो रात के लिए कमाओ तभी तो कुछ खाओगे, तो डिसीजन मेकिंग वहां ना। तो जहां पर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होगा वहां भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर लिमिटेड रिसोर्सेज है और अल्टरनेटिव यूज है कि घर वालों ने बोल दिया देख ले इतना पैसा तुम्हारे पढ़ने के लिए रखे हैं, अब इसमें बता तुझे कौन सा कोर्स करना है, हो गया ना टेंशन। तो अब ये जो टेंशन वाली बात आई तो अब क्या होगा? पूरे अच्छे से सोच समझ के काम करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर रिक्वायरमेंट होगी किसके? डिसीजन मेकिंग। तो बस डिसीजन मेकिंग का डेफिनेशन लिख देता हूं और नीचे ये 3 बातें लिख देते कि कब डिसीजन मेकिंग करना है और कब नहीं करना है। तो लिखिए, हेडिंग दीजिएगा बेटा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग। लिखिएगा, डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू decision making refers to the process of selecting an appropriate alternative that will provide the most efficient means of attaining a desired end from 2 or more alternative कोर्सेज ऑफ एक्शन। क्या यही समझाया था बेटा कि जहां पर 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस आपके पास है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऑप्शंस 2 या 2 से ज्यादा है, तो वहां पर आपको क्या करने की जरूरत पड़ेगी बेटा? डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी, तब जाकर के डिसीजन मेकिंग होगा। तो अगर हमने यहां पर आपको बोला कि सिंगल यूज रिसोर्स है, क्या यहां पर डिसीजन मेकिंग होगा बेटा? नहीं, यहां पर डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी। अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, क्या यहां पर डिसीजन मेकिंग होगा? नहीं होगा। लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अल्टरनेटिव यूजेज,
अब डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी क्या? अब तो बिना डिसीजन मेकिंग के काम नहीं चलेगा। तो देख रहे हैं बेटा कि जहां पर टू और मोर अल्टरनेटिव हो, जहां पर क्या हो, टू और मोर अल्टरनेटिव हो, ठीक है, और लिमिटेड रिसोर्सेज हो, वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डिसीजन मेकिंग की जरूरत होगी। ओके, जैसे आप लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े थे, वहां पर लीज और बाय वाला ऑप्शन था या नहीं था? अब दो में से तो कोई एक ही काम करोगे ना बेटा, या तो लीज पर लोगे या तो बाय करोगे, तो वहां पर लगाना। न्यू प्रोडक्ट बनाना है या नहीं बनाना है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, है कि नहीं? कौन सी कॉमोडिटी कितनी बनानी है, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो जहां पर ऑप्शंस के साथ बातें होंगी, जहां पर किसकी बातें होंगी? ऑप्शंस के साथ बातें होंगी, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत। तो लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अल्टरनेटिव यूजेज, लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अल्टरनेटिव यूजेज जहां पर होगी, वहां पर हमारा डिसीजन मेकिंग होगा। अगर कहीं पर रिसोर्सेज का सिंगल यूज है तो डिसीजन मेकिंग की बातें नहीं करेंगे। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तब भी डिसीजन मेकिंग की बातें नहीं होगी। तो कब करना होगा हमारा डिसीजन मेकिंग? लिमिटेड रिसोर्सेज विथ अल्टरनेटिव यूजेज, तब जाकर के हमारा डिसीजन मेकिंग होगा, तब जाकर के डिसीजन मेकिंग की बात हम लोग करेंगे। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये नहीं रखना है। ओके, यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसके बाद है कि भाई अगर हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स होता कितने तरीके का है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा। तो अब हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। किसकी बात करेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन कौन सा? माइक्रो और मैक्रो, माइक्रो और मैक्रो। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो पहले माइक्रो को देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा मैक्रो की भी बात करेंगे हम लोग। ये जो माइक्रो शब्द है बेटा, ये हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है। किससे आया हुआ है? ये हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है स्मॉल और इंडिविजुअल। तो जहां पर भी स्मॉल की बात करें, पार्टिकुलर की बात करें, सिंगल की बात करें, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो लिख लीजिएगा, द वर्ड माइक्रो इज derived from Greek word micros, which means a small और इंडिविजुअल। तो माइक्रो का जो शब्द है, जो हमारा माइक्रो वर्ड है, वो किससे आया हुआ बेटा? माइक्रस वर्ड से आया हुआ है। किस वर्ड से आया हुआ है? माइक्रस वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब ही क्या होगा? स्मॉल और इंडिविजुअल। क्या होगा उसका मतलब? स्मॉल और इंडिविजुअल। तो ये माइक्रो वर्ड हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब है स्मॉल और इंडिविजुअल। बेटा डेली 4 बजे से होगी, संडे को खाली टाइम चेंज होगा। तो सैटरडे को मैसेज बता दिया जाएगा या सैटरडे की क्लास में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि संडे का टाइमिंग क्या रहेगा, है कि नहीं? संडे को 4 बजे रखने का कहीं नहीं, जल्दी रखेंगे कि ज्यादा देर तक कर सकें। क्या हुआ? हाँ, तो उस अनुसार मैनेज कर लिया जाएगा ना बेटा। अगर हम लोग मैक्रो की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करें? मैक्रो की, तो लिखिएगा द वर्ड मैक्रो इज derived from Greek word macros, which means
लार्ज एग्रीगेट और टोटल। तो माइक्रो हमारा ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया है, जिसका मतलब है स्मॉल और इंडिविजुअल। और मैक्रो वर्ड जो है हमारा किससे आया बेटा? मैक्रस वर्ड से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होगा? लार्ज और एग्रीगेट और टोटल। तो ये बातें भी आपको पहले तो ध्यान में रखना है कि अगर आपसे कोई भी ये पूछता है कि बताओ माइक्रो वर्ड किससे आया, तो ग्रीक वर्ड माइक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब स्मॉल और इंडिविजुअल। और मैक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रस से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है लार्ज एग्रीगेट और टोटल। तो ये बात तो आपको पहले यहां पर ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद भाई अगर ये माइक्रो वर्ड है तो इसको भी किसी ने एक्सप्लेन तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रोफेसर बॉल्डिंग की। किसकी बात करेंगे हम लोग? प्रोफेसर बॉल्डिंग। और इन्होंने बड़ी मस्त बोला, ऐसा कोई भी वर्ड जहां पर ए एन पार्टिकुलर इंडिविजुअल शब्द लगा रहेगा तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंतर्गत आएगा। ऐसा कोई भी वर्ड जहां पर ए एन या पार्टिकुलर या इंडिविजुअल शब्द लगा है वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंतर्गत। तो लिखिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ particular firm particular household individual price एटसेट्रा। कितना लिखें? तो देख रहे हो ना, पार्टिकुलर शब्द आया, इंडिविजुअल शब्द आया, इसी तरीके से ए फर्म की अगर बात कर दे तो क्या हो जाएगा? माइक्रो के अंतर्गत। तो जहां पर भी ए एन पार्टिकुलर इंडिविजुअल शब्द लगा रहेगा वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स आता है। लेकिन अगर मैक्रो की बात करें तो इसको बताया गया था बेटा प्रोफेसर मैककॉनेल के द्वारा। किसके द्वारा बताया गया? मैककॉनेल के द्वारा। इन्होंने कहा कि देखो अगर माइक्रो में हम किसी एक पेड़ की बात कर रहे हो ना, एक इंडिविजुअल ट्री की बात कर रहे होंगे, तो मैक्रो हमारा पूरा का पूरा किसको बताएगा? जंगल की बात बताएगा। अगर माइक्रो में हम किसी इंडिविजुअल पेड़ की बात कर रहे हैं तो मैक्रो हमारा किसको शो करेगा? पूरे के पूरे जंगल। मतलब क्या होगा? एग्रीगेट को शो करेगा ना। क्या करेगा? एग्रीगेट। तो आपको कभी कभी ना ये कीवर्ड्स पूछ देता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेट्स फॉरेस्ट नॉट ट्री। किसके द्वारा दिया गया? मैककॉनेल के द्वारा। किसने बताया ये बात? मैककॉनेल ने। कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये जंगल की बात करता है, ना कि किसी एक पेड़ पौधे की बात करते हैं। तो लिखिएगा इसमें बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स examines the forest and not the tree। ठीक है। तो अगर यहां पर मतलब एक तरीके से कहे कि रिलेशन बिटवीन लार्ज एंड एग्रीगेट होगा या नहीं होगा बेटा? कि फॉरेस्ट एंड नॉट ट्री का मतलब क्या होगा? कि पेड़ नहीं भैया, पूरा का पूरा जंगल ही है। भाई एक चम्मच पानी से काम नहीं चलेगा, यहां तो समुद्र है। मतलब जहां पर टोटल को देखा जाएगा, लार्ज स्केल की बात करी जाएगी, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। जबकि अगर माइक्रो के अंतर्गत बात कर रहे थे तो माइक्रो में हम लोग किसकी बातें कर रहे हैं बेटा? बताओ। इंडिविजुअल, पार्टिकुलर या सिंगल पे बात कर रहे थे। तो हमेशा ये याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो हमारे एल्फ्रेड मार्शल साहब थे उसको क्या बोला गया था बेटा? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो वो भी लिख लीजिए यहां पर। एल्फ्रेड मार्शल इज नोन एज
फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और यहां पर लिखिएगा जेएम किंज। बेटा इसके बारे में तो पूरा का पूरा चैप्टर ही पढ़ना है कि नहीं? तो अभी इसके बारे में क्या व्याख्या करें? चैप्टर नंबर 6 यूनिट नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जिसको कहते हैं हम लोग, है कि नहीं, केंजियन थ्योरी जिसको कहते हैं, पूरा का पूरा पढ़ना है। फिर याद करो मनी वाले में यूनिट नंबर 3 याद है कुछ? कंसेप्ट नंबर 3 जेएम किंज के बारे में ही तो पढ़ाया था हमने, मनी मल्टीप्लायर जहां पे निकाल के दिखाया था। कुछ हो याद है या जत पतंग तदगुरुवे समर्पितंग? तो बाकी रिवीजन में उसको और देख लेंगे तो रिमाइंड आ ही जाएगा। तो जेएम किंज इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा बेटा। एल्फ्रेड मार्शल किस नाम से? फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जेएम किंज किस नाम से? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जाने जाते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं। ओके, पर बात तो फिर भी ना बनेगी बेटा, मजा तो यहां भी नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। देखो बेटा, अगर हम लोग माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी क्या कहा जाता है? इसलिए क्योंकि जब भी हम प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट होता है ना भाई। दुकान पर आप जाते हो तो दुकान पर किसी एक सामान के बारे में पूछोगे, अंकल जी ये कैसे दिया? कभी ऐसा हुआ है? और बुढ़ाओ दुकान की औकात कितनी है? कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं भाई। हम जब भी बात करेंगे तो किसी न किसी एक प्रोडक्ट की बात करेंगे भाई, उनके पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हमने जो खरीदना है हम प्राइस भी उसी का बात करेंगे नहीं करेंगे? मतलब हम फैक्टराइज की बात करते हैं, या उसी तरीके से अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है तो उसमें हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल कितना लगा है, वेजेज वगैरह कितना लगा है, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर कितना, टुकड़ों में उसको डिनोट कर पाते हैं नहीं कर पाते? तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जत पड़तंग तत्गुरुवे समर्पितंग, कंटाप लगेगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या होगा कि हम हमेशा प्राइस थ्योरी की बात करेंगे, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा वहां पर हम लोग बात करेंगे इनकम थ्योरी। तो ये भी कीवर्ड याद रखना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसकी बात करेंगे? प्राइस थ्योरी की। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी बात करेंगे हम लोग? इनकम थ्योरी की। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं ताकि भूले नहीं। तो लिखिएगा बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स is also called as price theory, as it explains the composition of total production। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? प्राइस थ्योरी के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? प्राइस थ्योरी के नाम से जानेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स को किस नाम से बेटा? तो लिख लीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम थ्योरी। किस नाम से जाना जाएगा बेटा? इनकम थ्योरी के नाम से हम लोग जानेंगे, इनकम थ्योरी कहलाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं। तो एक दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि याद रहे, है ना, ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत है भी नहीं बेटा। अगर मान लीजिए जो बेसिकली बार बार एग्जाम में पूछा है उसी का नाम लिख लेते हैं हम लोग, लॉकआउट इन टेल्को किसके अंतर्गत? माइक्रो, क्योंकि टेल्को एक कंपनी है स्टील की भाई। पूरे भारत में तो हजारों कंपनियां हैं, उसमें एक कंपनी में तालाबंदी हुई, किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो। फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो। और एक और है ऑप्शन जो कि बार बार पूछा गया है, फाइंडिंग द
कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ एक्स एंड कंपनी, एज इट इज यही ऑप्शन में रखा जाता है। ये भी 2-4 बार पूछा गया है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा कि फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेल्योर ऑफ एक्स एंड कंपनी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री और फर्म क्या होगा बेटा हमारा? माइक्रो के अंतर्गत आएगा, ये नहीं आएगा? किसके अंतर्गत है? माइक्रो की। एक फर्म की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या होगा बेटा? इंडिकेट करे किसी फर्म के बारे में, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा? माइक्रो के अंतर्गत आएगा। माइक्रो के अंतर्गत हम लोग उसको भी यहां पर जानेंगे। ओके, फिर उसी तरीके से अगर मैक्रो की बात करें हम लोग, तो नेशनल इनकम किस में आएगा बेटा? बताओ, नाम में ही लग गया नेशनल। नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, मतलब पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो नेशनल इकोनॉमी हमारा किसके अंतर्गत? तो नेशनल इनकम एंड आउटपुट। अनएम्प्लॉयमेंट किसके अंतर्गत? मनी सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, किस में आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जनरल प्राइस लेवल, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो किसके अंतर्गत? एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें, लेकिन एक चीज ऐसी है जिस पर हम स्टार लगा करके अभी बताएंगे, और उसका नाम है बेटा पर कैपिटा इनकम। क्या है हमारा? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब हो गया बेटा पर हेड इनकम। क्या हो गया हमारा? भाई हमारे इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है। अब अगर पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो उसके बेसिस पर क्या करते हैं? जो भी हमारी टोटल इनकम है डिवाइड में पॉपुलेशन कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम निकल जाता है हमारा। तो सर पर कैपिटा इनकम जब निकलेगा तो इसका मतलब फिर तो ये सर एक की बात कर रहा है, तो फिर तो माइक्रो में होना चाहिए। नहीं बेटा, पर कैपिटा इनकम पूरी की पूरी इकोनॉमी का निकलता है। दैट्स मीन्स पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया लिखा जाएगा, ना कि पर कैपिटा इनकम ऑफ एक्स एंड फैमिली लिखा जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई जब भी हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो क्या होगा? पूरी की पूरी इकोनॉमी। तो हमने आपको बताया भी था कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, पर कैपिटा इनकम ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर कैपिटा इनकम ऑफ अमेरिका, पर कैपिटा इनकम ऑफ चाइना, पर कटोरा इनकम ऑफ पाकिस्तान। तो ये कटोरा इनकम, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा? पूरी की पूरी इकोनॉमी को दर्शाता ही नहीं दर्शाता। तो चूंकि ये पूरी की पूरी इकोनॉमी का जो है अगर हम लोग देखते हैं, तो इसलिए ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? माइक्रो या मैक्रो? मैक्रो के अंतर्गत, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी को दर्शा रहा है, ना कि किसी पार्टिकुलर को दर्शा रहा है। तो ये भी बात ध्यान में रखना होगा ना बेटा, इसकी भी बात कर लेंगे हम लोग। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस बिटवीन माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम आते हैं अपने बेसिक टर्म्स के ऊपर। अब हमारा शुरू होता है सब्जेक्ट। ये था बेटा इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हमारे पास ये भी तो आ रहा है ना कि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखना पड़ेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करनी होगी। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या, जरा उसकी बातें करें, क्योंकि पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स को देखेंगे तभी तो उसके नेचर के बारे में पता चल पाएगा। बिना बिजनेस इकोनॉमिक्स को देख के ही नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स हम लोग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग लिखते हैं बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो हेडिंग दे दीजिएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए बताया गया था बेटा जोएल डीन भाई साहब के द्वारा। किसने बताया? जोएल डीन भाई साहब ने। अब जोएल डीन भाई साहब ने क्या कहा ये देखते हैं, और फिर इसके बेसिस पर थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे। तो आज यहां का काम हमारा हो जाएगा, फिर कल इस चैप्टर को संपन्न भवतु कर लेंगे हम लोग। तो अगर जोएल डीन भाई साहब के अनुसार देखा जाए तो कहता है
बिजनेस इकोनॉमिक्स may be defined as the use of economic analysis to make business decisions involving the best use of an organization's scarce resources। भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, स्कार्स रिसोर्सेज है, उसका कैसे बेहतरीन इस्तेमाल करके हम अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने डिसीजन मेकिंग देख ही लिया था, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। अब आपने देखा होगा कि अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहां पर दोनों ही चीजें देखी जाती हैं। भाई हमारी थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ और होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच कुछ और होता है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या होता है? हाँ बेटा कल ये खत्म हो जाएगा। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होता है? डिफरेंस होता है, कहीं ना कहीं तालमेल में दिक्कत होती है। तो जहां पर हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो थ्योरी और प्रैक्टिस की गैप हो रही है, इसको गैप को दूर करने का काम कौन करता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। तो कहीं पर भी अगर ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस की बात करें तो वो गैप को फिल करने का काम कौन करेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। और इस कारण से बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानेंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या करेंगे बेटा हम लोग? बेटा नहीं, जितना इस क्लास में लिखवा रहा हूं ना इसको नोट करना है। ये तो मैं कम ही लिखवा रहा हूं, बहुत कम लिखवाया है मैंने, है कि नहीं? और ओवरव्यू के रूप में लिखवाया है, तो इसको नोट करना है बस। तो हमेशा क्या याद रखना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग किस नाम से भी जानेंगे? अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उसी तरीके से भाई देखो, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट डिफरेंट टूल्स होता है। अब उन टूल्स के बेसिस पर ही तो हमारा क्या होगा? डिसीजन मेकिंग होगा। तो क्या करते हैं, सभी जो टूल्स हैं उसको इंटीग्रेट करने का काम होगा ही नहीं होगा, मिला करके तब ना हम लोग कोई डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो और नाम आ गए हमारे पास, कौन कौन से बताओ? अप्लाइड इकोनॉमिक्स भी और मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। बेटा मॉक टेस्ट के शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव है, 15 तारीख वाला 16 तारीख को हो गया, और 22 को जो होना था वो 21 को हो जाएगा, क्योंकि उस दिन बीकॉम का पेपर है 15 और 22 को, तो वो चेंज हो गया। ठीक है, हाँ बेटा अगर अच्छे से कर लोगे तो काफी है। एक तो सीरीज में वो बदला, दूसरा मैंने बोला था कि नाइट में जो है क्वेश्चन अपलोड कर दिया करूंगा अगले दिन तक, तो आज जो है चैप्टर 1 का क्वेश्चन अपलोड होगा। ठीक है, आज और कल में चैप्टर 1 का अपलोड होगा, फिर जब तक चैप्टर 2 चलता रहेगा तो चैप्टर 2 का अपलोड होता रहेगा, चैप्टर 3 का चलेगा। तो जिस चैप्टर का रिवीजन चल रहा होगा उसके क्वेश्चन रात में अपने आप अपलोड होते रहेंगे। अगले दिन शाम तक आप बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का टाइम दूंगा कि उस टाइम में आप सो रहे हो जग रहे हो, रात भर जब मौका मिले, दिन भर में जब मौका मिले उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, यो ऐप पर ही होगा। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन किसने दिया था बेटा? तो जहां पर भी एक चीज याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, हम क्या सोचते हैं और क्या उसका जो है परिणाम हो रहा है, दोनों में गैप होगा या नहीं होगा? अब जैसे लकी भाई साहब सोचे कि आज जाते हुए किसी को प्रपोज करेंगे और सामने वाली अभी हाँ बोल देगी, ये इसका एक्सपेक्टेशन था। लेकिन बाहर निकला, फिर देखा ये गाना गा रहा था, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। मैंने बोला क्या हुआ भाई, क्यों गाना गा रहा है? सर एक्सपेक्टेशन तो कुछ और था, रियलिटी क्या हो गया? कुछ और आएगा या नहीं आएगा बेटा? ठीक है बेटा, पीडीएफ से पढ़ो ना, सेव पेपर्स सेव ट्रीज। अच्छा चप्पल भी उसको पढ़ सकता है?
अरे नहीं नहीं, इतना भी खराब नहीं है। तो अब इसने क्या बोला कि भाई हमने तो सोचा था कि हम प्रपोज करेंगे और एक्सेप्टेंस मिलेगा, लेकिन गाना का क्या आया बेटा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में गैप होगा ना, इसी गैप को दूर करने का काम कौन करेगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स। कौन करेगा बेटा? बिजनेस। तो जहां पर भी थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच की गैप की बात करें, और इसी के लिए जब आगे हम लोग नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स देखेंगे तो वहां पर हम 7वां पॉइंट पढ़ाएंगे आपको, प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच में हम लोग इसी बात के ऊपर बात करते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच को ज्यादा, जो रियल वर्ल्ड में घटनाएं घटित हो रही है उसके बेसिस पे ना डिसीजन मेकिंग रहता है। भाई पढ़ते बहुत कुछ है, अब यहां पे एकदम तुम महारथी की तरफ बैठ के पढ़ रहे हो और सामने सांप आ जाए तो कौन सा पढ़ाई काम आएगा? वहां तो डंडा ही ना काम आएगा भाई, है कि नहीं? तो थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच में कुछ ना कुछ क्या होगा, गैप आएगा। बताओ, रविंद्र बोल रहे हैं लकी का ऑलरेडी सेटिंग है। नहीं बेटा, टूट गया। तो चलिए जरा इसमें जल्दी से लिख लीजिएगा। द इकोनॉमिक वर्ल्ड is extremely complex as there is a lot of interdependence among the decisions and activities of economic entities. There is a gap between the propositions of economic theory and happening in the real economic world. Business economics bridge the gap between थ्योरी एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब बेटा जो प्रैक्टिकल हम लोग देख रहे हैं, जो रियल लाइफ में घटित हो रही है। 10 बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो अगर कोई भी अब पूछेगा कि बताओ बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग अप्लाइड इकोनॉमिक्स क्यों कहते हैं, तो थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बीच में जो गैप होता है उसको बैठाने का, उसमें तालमेल बैठाने का काम कौन करता है बेटा? बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, फिर साथ ही साथ लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स बिकॉज इट generally refers to the integration of economic theory with business practice। तो दो नाम आ गए ना बेटा, एक तो हमारा कौन सा आ गया? अप्लाइड इकोनॉमिक्स, और एक हमारा क्या हो गया? तो जहां पर भी ब्रिज द गैप होगा तो आंसर क्या आएगा?
अप्लाइड इकोनॉमिक। और जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद प्रैक्टिस आएगा तो वहां पर क्या आंसर आ जाएगा बेटा हमारा, मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है और अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। बेटा अब समझा तो दिया कि भाई जो भी थ्योरेटिकल अप्रोच है और जो भी प्रैक्टिकल अप्रोच है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं गैप है ना। भाई हम थ्योरेटिकल पढ़ते कुछ और है, सोचते कुछ और है, और रियल लाइफ में होता कुछ और है। तो दोनों के बीच में जो ये गैप होता है ना, उस गैप को दूर करने का काम कौन करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स करता है। इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। और जहां पर इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन के कारण किस नाम से, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब एक बात यहां पर यह आती है कि सर क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव वाले चीजों में ही यूज होगा क्या, कहते नहीं। इसके लिए हम बताएंगे इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात। बेटा याद रखने का, अगर कोई भी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, समय लगता है, सारी रिसोर्सेज ऐसी होती है, डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्या वो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत नहीं आएगा क्या, तो आएगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड होगा या नहीं होगा, होगा। तो एक नोट करके ये भी लिख लीजिएगा, नोट करके ही लिखिएगा बेटा ताकि समझ में रहे। लिखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स is not only valuable to business decision makers but also useful for मैनेजर्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ का मतलब तो लिखने की जरूरत नहीं है ना बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो एक चीज याद रखिएगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है ना सिर्फ बिजनेस डिसीजन मेकर्स के लिए वैल्यूएबल है, बल्कि एनपीओ के मैनेजर्स के लिए भी यहां पर यूजफुल होगा, क्योंकि सारी चीजें तो वहीं देखेगा ना भाई, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन सा डिसीजन कब लेना है, ये सारी चीजें वहां पर इन्वॉल्व होगी या नहीं होगी। तो ये भी चीजें हमारी देखनी होती है किसके अंतर्गत, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है ये समझ में आ गया। को पहले करना है बेटा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और फिर आगे की जो बातें हैं उसको करने की जरूरत है। तो देखिए ज्यादा उतने डिटेल्स में जाएंगे नहीं, सिर्फ हम नाम लिखते जाते हैं और उसको हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे यहां पर। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसकी बात करेंगे हम लोग, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करते तो इसमें सबसे पहला हमारे पास आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। पहला क्या है हमारा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। तो एक बात बेटा याद रखिएगा, जहां कहीं पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, साइंस के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही आपको याद रखना है कि अगर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात आती है तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा, साइंस के अंतर्गत। दूसरा इसमें आता है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। पहले हमने क्या देखा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, अब क्या हम लोग देख रहे बेटा, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स के आर्ट की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा जहां भी हम लोग रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे हम लोग, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स की बात करेंगे, उसके कारण हमारा क्या होगा बेटा, ये
आर्ट्स की तरह कि भाई हम कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कला की जरूरत है, एक कला होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को किस नाम से भी जानेंगे बेटा? आर्ट के नाम से। फिर तीसरा होता है बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड। क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड। बेटा जहां पर भी हम लोग इंडिविजुअल्स के प्रॉब्लम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? इंडिविजुअल्स की प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं बेटा हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड भी होगा। फिर कहता है मैक्रो एनालिसिस बेस्ड। मैक्रो एनालिसिस बेस्ड कि भाई जरूरी तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोग इंडिविजुअल्स के बेसिस पे ही बात करेंगे, लार्ज स्केल की भी तो बात होती है, टोटल की भी तो बात होती है हमारी। तो हमारा क्या होगा? इकोनॉमिक्स जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड भी होगा, मैक्रो एनालिसिस बेस्ड भी होगा। फिर कहता है बेटा कि अगर हम यहां पर देखें तो हमें प्राइवेट इंटरप्राइजेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखने की जरूरत होती है। अब ये प्राइवेट इंटरप्राइजेज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो अभी आगे चल के हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे, तो वहां पर अच्छे से हम लोग इन चीजों को समझ पाएंगे कि क्या इसका मतलब होता है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा? प्राइवेट इंटरप्राइजेज की भी बात करेंगे, प्राइवेट इंटरप्राइजेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। तो लिखिएगा एनालिसिस फ्रॉम प्राइवेट इंटरप्राइज इकोनॉमी व्यू पॉइंट। ठीक है, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहां पर हमें बात करने की जरूरत होगी। फिर उसके बाद आता है बेटा इंटरडिसिप्लिनरी। भाई हम कोई भी काम करते तो कहते हैं कि आपसी तालमेल ज्यादा जरूरी है, आपसी तालमेल की ज्यादा आवश्यकता है। भाई हम सभी चीजों को एक दूसरे के साथ मिलकर के करते या नहीं करते, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ गया? इंटरडिसिप्लिनरी। भाई हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत बहुत सारे स्टेप पे अलग अलग लोग होते हैं, सबको साथ लेकर के काम करना होता है ना। जैसे हम लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा? इंटरडिसिप्लिनरी के अंतर्गत। भाई अलग अलग हमारे पास हैं, तो वो सारी डिसीजंस मेकिंग के लिए हर एक चीजों को एक साथ कंबाइन करके एक दूसरों को देख करके तब काम करने की जरूरत होगी, उसकी भी बात करेंगे। फिर उसके बाद है बेटा प्रैग्मेटिक अप्रोच। प्रैग्मेटिक अप्रोच बेटा हमने आपको बताया था कि देखो हम कोई भी कंसेप्ट अगर थ्योरी बेस्ड पढ़ते हैं तो वो भी चलता है, लेकिन थ्योरी बेस्ड हो जाने से 100% हमारा निवारण हो पाएगा क्या? 100% हम चीजों को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। भाई कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा? बदलाव जरूर आएगा, कहीं ना कहीं हमारा बदलाव क्या होगा? कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो अगर मान लीजिए कि वहां पर बदलाव की बात हम लोग कर रहे हैं, बदलाव को देख रहे हैं, तो उन बदलाव को कैसे हम देखेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो चीजें भी होती है। तो पढ़ते तो हम थ्योरेटिकल जरूर है, लेकिन रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या प्रॉब्लम है और कैसे चल रहा है, उन सभी चीजों को हमें क्या करनी होती है? देखने की आवश्यकता होती नहीं। उसके बेसिस पर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते या नहीं करते। तो जो रियल प्रॉब्लम है, रियल लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, उसको हैंडल करने की जरूरत होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई हम दिल की सुने या दिमाग की सुने, ऐसे बातें होती है। तो हम क्या कहते हैं कि भैया भावनाओं में हमेशा बहना नहीं है, भावनाओं में बहना नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको दिमाग की तरफ से भी सोचने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर यह भी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग बात करेंगे उसमें इन दोनों ही चीजों की बात करेंगे। थ्योरेटिकल पढ़ना जरूरी है, उसके बिना तो हमारा काम नहीं होगा, उसके बिना हमारा काम नहीं होगा। लेकिन हमें साथ ही साथ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को जो रियल लाइफ में हम लोग फेस कर रहे हैं उसको भी यहां पर देखने की जरूरत जरूर होती है। तो उसकी भी बात हम लोग यहां पर करते हैं। और लास्ट है बेटा बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव as well as normative science।
ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नॉर्मेटिव मोर देन पॉजिटिव, कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी है, पॉजिटिव साइंस भी है, और साथ ही साथ हमारा क्या है, नॉर्मेटिव साइंस भी है, कि जो हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस भी है और नॉर्मेटिव साइंस, ये दोनों ही तरीके की बात हम लोगों को यहां पर करने की जरूरत होती है। तो थोड़ा सा अब ये देखना पड़ेगा कि हमारा पॉजिटिव साइंस क्या होता है और हमारा नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है। बेटा इस पर लगा दीजिएगा स्टार, हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉजिटिव क्या होता है और नॉर्मेटिव क्या होता है। एक दो बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है यहां पर, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हमारा काम होगा। तो एक तरफ हम लोग लिख देते हैं यहां पर बेटा पॉजिटिव साइंस, क्या लिख देते हैं हम लोग, पॉजिटिव साइंस, और एक तरफ हम लोग लिख देते हैं बेटा नॉर्मेटिव साइंस। एक तरफ हो गया हमारा पॉजिटिव साइंस और एक तरफ हमारा क्या हो गया, नॉर्मेटिव साइंस। बेटा याद रखिएगा जहां कहीं भी फैक्ट की बात होगी, किसकी बात होगी, फैक्ट की, ट्रूथ की या कंक्लूजन की, अगर कहीं पर भी फैक्ट, ट्रूथ या कंक्लूजन की बात आएगी तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत। क्या हमारी सच्चाई है, क्या हमारी वास्तविकता है, हम किस तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, अगर इन सब की बात हो रही है तो ये हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव साइंस कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान में रखना है। फिर इसी तरीके से अगर बेटा शेड्यूल में थोड़ा सा बदलाव है, कुछ बच्चों का रात में हमारे पास मैसेज आया था, सुबह कुछ बच्चों के कॉल भी आए थे और मैसेज भी आए थे कि सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले अगर मैक्रो का रिवीजन करवा दें और फिर बाद में माइक्रो का करवाएं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम आज तो पहला चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं, कल से ना हम लोग पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हम लास्ट से शुरू करते हैं, पहले इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ लेंगे क्योंकि सबसे लेंथी है, 5 यूनिट है उसमें। तो पहले हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी कर लेंगे, फिर उसके बाद नेशनल इनकम कर लेंगे, फिर उसके बाद पब्लिक फाइनेंस कर लेंगे और लास्ट में मनी मार्केट कर लेंगे। तो पहले हम पूरा मैक्रो का एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि जिन बच्चों को जो भी दिक्कत है वो खत्म कर लें। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी बच्चों को दिक्कत हो, तो पहले वो कर लेते हैं और फिर बाद में हम लोग माइक्रो को कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी ये मैं बता दूं कि आज ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद कल डिमांड एंड सप्लाई की नहीं करेंगे, कल हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो पहले इंटरनेशनल ट्रेड के 5 यूनिट, फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी, फिर नेशनल इनकम, मैं ग्रुप में शेड्यूल भेज दूंगा आज, फिर नेशनल इनकम, और फिर उसके बाद हम लोग पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट, और तब जो टाइम बचेगा उसमें फिर हम लोग किस पे आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, माइक्रो के ऊपर। ठीक है, तो कल से हम लोग पहले मैक्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फैक्ट, ट्रूथ और कंक्लूजन की जहां पर भी बात होगी वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, बताइए, पॉजिटिव साइंस। जहां पर भी नॉर्म्स, एथिक्स, मोरालिटी की बात आएगी वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, नॉर्मेटिव साइंस। हमारी क्या सोच है, क्या मानसिकता है, क्या अवधारणाएं हैं, उसके बेसिस पर आप लोगों को ये चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फैक्ट, ट्रूथ, कंक्लूजन किसके अंतर्गत, पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत। नॉर्म्स, एथिक्स और मोरालिटी किसके अंतर्गत बेटा, नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत। ठीक है, जहां पर भी बेटा व्हाट इज वाली बात आएगी, जहां पर भी किसको देखेंगे हम लोग, व्हाट इज वाले को, वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा, पॉजिटिव साइंस। लेकिन जहां कहीं भी व्हाट आउट टू बी या व्हाट शुड हैव बीन की बात आए, क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए होगा, अगर इसकी बात हम लोग करते हैं तो ये हमारा किसके अंतर्गत, नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत होता है, हमारा नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जहां पर व्हाट इज आएगा वो पॉजिटिव साइंस के अंतर्गत, और जहां पर व्हाट आउट टू बी, व्हाट शुड हैव बीन आएगा
वो हमारा किसके अंतर्गत बेटा? नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अगर पॉजिटिव साइंस है, अगर हमारा क्या है? पॉजिटिव साइंस है, तो यहां पर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट को देख सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं हम लोग बेटा? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं? वास्तविकता की बात कर रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट की। इसका मतलब यहां पर किसी भी तरीके का डिबेट या सजेशन वाली कोई भी बातें नहीं आएंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हाँ लाइक होना चाहिए। वो है ना एक टीचर है ना, जय महाकाल, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, लाइक करो रे, ठोको लाइक ना, हाँ लाइक ठोको। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात आएगा बेटा। अगर कोई वास्तविकता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बाद में चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? बाद में चेक कर सकते हैं, चेक किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं यहां पर बेटा, कैन बी चेक्ड विथ पास्ट डाटा, कि भाई हम पुराने डाटा के बेसिस पर इसको क्या कर सकते हैं? चेक जरूर कर सकते हैं। तो कैन बी चेक्ड विथ पास्ट डाटा की बात हम लोग यहां पर करेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मेटिव साइंस की बात कर सकते हैं, सर आप भी बाबा हैं जी, हाँ दबा के लाइक शेयर करो महाकाल। तो नॉर्मेटिव साइंस को हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, तो कैन नॉट बी वेरीफाई, इसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता, चेक्ड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये हमारा पास्ट डाटा के बेसिस पर नहीं होता है, सजेशन बेस्ड होता है। किसके बेसिस पर? सजेशन बेस्ड। तो इसलिए यहां पर हम लोग लिखते हैं बेटा वैल्यू जजमेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है बेटा पुराने डिसीजंस को देख करके नए डिसीजंस को लेना, पुराने डिसीजंस को देख करके नए डिसीजंस को लेना। तो वो चीजें भी हमको यहां पर ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अगर हम पॉजिटिव साइंस की बात करें, किसकी बात करें? पॉजिटिव साइंस की बात करें, तो आपको कल ही हमने ये लिखवाया था कि जो लॉयनल रॉबिन्स भाई साहब हैं, उन्होंने क्या बोला था बेटा? कि इकोनॉमिक्स हमारा क्या है? प्योर पॉजिटिव साइंस है। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉयनल रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज प्योर पॉजिटिव साइंस। लेकिन अगर एल्फ्रेड मार्शल साहब की बात करें तो उन्होंने तो कहा था कि इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नॉर्मेटिव साइंस। तो पॉजिटिव में हमेशा याद रखिएगा कि ये डिबेट वाली बात नहीं होती है, लेकिन नॉर्मेटिव में क्या होगा बेटा? डिबेट वाली बात होगी, क्योंकि वो हमेशा सजेशंस के बेस पर काम करता है। ठीक है, ओपिनियन बेस्ड होता है। तो ओपिनियन बेस्ड या सजेशन बेस्ड जो भी होगा, तो वहां पर ये बातें देखी जाएंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किसके अंतर्गत? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत बात करेंगे हम लोग? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस के अंतर्गत इसकी बात हम लोग करेंगे, इसको देखेंगे हम लोग। तो ये तो था हमारा बेटा नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद बात आती है बेटा स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेटा देखो, सबसे पहला तो दोनों ही चीजों पर देखा जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी होगा और मैक्रो। कि अगर हम यहां पर स्कोप की बात करते तो दोनों ही क्षेत्रों में देखा जाएगा या नहीं देखा जाएगा बेटा? ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस भी होंगे और
मैक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस भी यहां होंगे, दोनों ही जगह पर ये क्या होगा, अप्लाई होगा। तो सबसे पहले यहां पर लिख लीजिएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। पहला क्या हो गया हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। तो भैया क्या एक्सटर्नल इश्यूज को नहीं देखा जाएगा, एक्सटर्नल इश्यूज को भी तो देखा जाएगा। कि अगर हम लोग इंटरनल इश्यूज की बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, एक्सटर्नल इश्यूज की भी बात करनी होगी, एक्सटर्नल इश्यूज को भी देखेंगे। तो लिखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इश्यूज। तो देखिए दोनों तरीके की बातें, एक हम लोग जो है, बेटा नोट्स लिखना पड़ेगा ना, नोट्स तो मैं लिखवा रहा हूं, मैंने बोला ही था कि कल ही बोल दिया था कि आप लोगों को एक अलग रजिस्टर बनाना है, 100 पेज का रजिस्टर लीजिए, सफिशिएंट है ऑन एन एवरेज रिवीजन के लिए, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो कहता है कि जहां कहीं भी इंटरनल इश्यूज को देखने की बात होगी वो कहां पर आएगा बेटा हमारा, माइक्रो, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात कर रहे हैं। भाई गलतियां सुधार हम अपने अंदर करेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि पूरी समाज को हम बदल दें, लेकिन हम अपने अंदर तो वो बदलाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अपने अंदर तो वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जहां पर इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करेंगे वो हमारा किसके अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एप्लीकेशंस के अंतर्गत आएगा। और ये भी एक हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का अधिकार क्षेत्र है। और साथ ही साथ एक्सटर्नल इश्यूज को भी देखने की बातें कहां पर आएगी बेटा, तो ये भी इसका क्या हो गया, स्कोप हो गया ना, मतलब इंटरनल इश्यूज को भी और एक्सटर्नल इश्यूज को। तो इंटरनल इश्यूज में देखो बहुत सारे नाम लिखेंगे और ये सारी चीजें आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हुए जाएंगे। जैसे लिखिएगा सबसे पहला डिमांड एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, आगे चल के पूरा का पूरा टॉपिक ही हम लोग पढ़ेंगे, इंटरनल इश्यूज से रिलेटेड है। डिमांड फोरकास्टिंग, ये पहले आपके सिलेबस के अंतर्गत था, अब सिलेबस से हटा दिया गया है, पूर्वानुमान की बात करते हैं हम लोग। हां बेटा मैक्सिमम कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कॉस्ट एनालिसिस की बात करेंगे, कॉस्ट एनालिसिस को भी देखेंगे। प्रोडक्शन एनालिसिस की बात करते हैं। ये सारे के सारे हमारे इंटरनल इश्यूज हैं। भाई हम क्या बनाए नहीं बनाए, उस पर क्या खर्चा आएगा नहीं आएगा, ये सारा हमारा क्या है, इंटरनल इश्यूज है ना, ये एक्सटर्नल इश्यूज तो है नहीं, ये हमारा इंटरनल इश्यूज है, तो उसकी भी बात करेंगे हम लोग। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कितना हमें स्टॉक रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कितना बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा। मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग, ये भी हमारा किसके अंतर्गत, इंटरनल इश्यूज के अंतर्गत। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन, ये भी हमारा किसके अंतर्गत, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। प्रॉफिट एनालिसिस, ये सब भी हमारा किसके बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस के अंतर्गत, इंटरनल इश्यूज के अंतर्गत। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, रिस्क बियरिंग वगैरह की जो बात करते हैं तो ये सब हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा, अनसर्टेनिटीज एनालिसिस, ये भी हमारा किसके अंतर्गत, इंटरनल इश्यूज के अंतर्गत। और लास्ट में थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा,
इंटरनल इश्यूज के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? इंटरनल इश्यू। तो अगर आपसे कोई भी स्कोप की पूछ रहा है तो जो हमारे इंटरनल इश्यूज को दिखाएगा वो सारा का सारा क्या आएगा बेटा? बताओ, इंटरनल। लेकिन अगर यहीं पर हम पूरे इकोनॉमी को कंसीडर करके देखें, पूरे इकोनॉमी को समझ करके देखें, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? लार्ज स्केल के अंतर्गत आएगा, एग्रीगेट के बेसिस पर होगा, टोटल के बेसिस पर होगा। तो वो हमारा किसके अंतर्गत? मैक्रो इकोनॉमिक्स या एक्सटर्नल इश्यूज के बेसिस पर नाम आएगा। तो जैसे लिख सकते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। भाई अगर इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत? पूरी इकोनॉमी के अंतर्गत ना देखी जाएगी। तो ये हमारा किसके अंतर्गत? मैक्रो एनालिसिस के ऊपर। स्टेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, ये तो जब 5वां चैप्टर का रिवीजन कराएंगे तब समझ में आएगा। तो स्टेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल भी हमारा किसके अंतर्गत बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। वर्किंग ऑफ फाइनेंशियल एंड कैपिटल सेक्टर किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स या एक्सटर्नल इश्यूज के अंतर्गत। सोशल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट किसके अंतर्गत? एटसेट्रा। तो ये सब हमारा क्या है बेटा? अधिकार क्षेत्र है। तो जहां पर भी इंटरनल इश्यूज को हम लोग देखेंगे, इंटरनल इश्यूज की बात करेंगे, मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन या विद इन पर्संस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, विद इन फर्म के अंतर्गत अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तो वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस के अंतर्गत आ जाएगा। वो हमारा इंटरनल इश्यू को दिखाएगा। लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी बातें हो रही है, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड अगर कोई भी बातें करते हैं, तो ये हमारा क्या होगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस के अंतर्गत आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस कहलाएगा। तो ये दो बातें आपको क्या करना है, यहां पर ध्यान में रख करके चलना है। इसकी बातें आपको यहां पर करनी। ओके, तो ये भी ध्यान दे दीजिएगा। पर बात तो बनेगी नहीं बेटा। अब यहां पर आती है कि देखो, अगर हमारे पास डिसीजन मेकिंग की बात आई है, तो हमने वहां पर क्लियरली बोला था कि भैया रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है और वांट्स हमारी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। तो ये रिसोर्सेज की जो स्केर्सिटी है, ये रिसोर्सेज की स्केर्सिटी क्या होगी? हर किसी के पास होगी या नहीं होगी? ये जो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, ये रिसोर्सेज की स्केर्सिटी क्या होगा? हर किसी के साथ होगा। अब अगर हर किसी के साथ ये रिसोर्सेज की स्केर्सिटी है, तो उसको सॉल्व कैसे करें? उसको कैसे देखें हम लोग, कैसे बना करके काम करें? तो कहता है इसके लिए हमको देखना पड़ता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को। किसको देखना पड़ेगा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी को। कि भाई हर इकोनॉमी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। भाई आप भी अपने अनुसार अगर देखें तो 12th के बाद क्या करना है, ये एक प्रॉब्लम था या नहीं था? तो सबसे पहले हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सबसे क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। बेटा यहां पर हम लोग 4 तरीके की सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखेंगे। कितने तरीके की प्रॉब्लम को देखेंगे? 4 तरीके की सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे और इन्हीं चारों को हमें यहां पर एक्सप्लेन भी करना है। और सिर्फ प्रॉब्लम बताने से तो काम चलेगा नहीं, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बेसिकली उसकी भी बात हम लोग करके देखेंगे। तो ये जो हमारे पास 4 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, उसमें सबसे पहला है बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहला कौन सा है हमारा? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा है हमारा बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। और चौथा है हमारा बेटा
what provision should be made for economic growth। पहला क्या हो गया हमारा, व्हाट टू प्रोड्यूस, दूसरा क्या हो गया, हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरा क्या हो गया, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और चौथा क्या हो गया बेटा, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए बेटा, ये हर इकोनॉमी का प्रॉब्लम है, हर किसी की ये दिक्कत है। भाई मान लो मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूं, तो भाई बिजनेस में हम किन चीजों का बिजनेस करेंगे ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा, ये कभी भी हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हमें क्या बनाना है। भाई लोगों की जो जरूरत है, लोगों की जो आवश्यकता है, उसके बेसिस पे ना डिमांड करना होता है, उसके बेसिस पे ना प्रोडक्शन होगा। मैं अगर यहां पर अभी क्लास ले रहा हूं, इस टाइम में अगर क्लासेस चल रही है, तो इसलिए क्योंकि आपको इसकी जरूरत है। अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं होती तो क्या ये अभी प्रोडक्शन हो रहा होता, क्या नहीं होगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस होता है ना, इसमें हमेशा डिसाइड होता है बेटा कंज्यूमर के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा। वो क्या चाहते हैं उन तरीके की चीजों का हम लोगों को क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन करना पड़ता है। जो हमारी सोसाइटी चाहेगी, जो हमारी सोसाइटी चाहेगी, उन तरीके की चीजों का हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रोडक्शन करेंगे, उन तरीके की चीजों का हम लोग उत्पादन करेंगे। तो ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, इसके अंतर्गत लिख लीजिएगा, एक एक लाइन दो दो लाइन सब में लिखवा देता हूं। सोसाइटी हैज टू डिसाइड, हैज टू डिसाइड which goods and services should be produced and what quantity each of these goods and services प्रोड्यूस। भाई ये सोसाइटी डिसाइड करती है, सोसाइटी ये तय करती है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। भाई आप दुकान पर जाते हो और तब ना कहते हो कि अंकल जी 5 किलो चाय चीनी देना, या 5 किलो आटा देना, 5 किलो चावल देना, तब ना सामने वाला 5 किलो आपको देता है। ऐसा तो नहीं है कि आप दुकान के सामने जाके मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि अंकल जी कुछ सामान लेना है, आप सोच लो क्या लेना है। ऐसा नहीं होगा ना। तो भाई सामने वाला बताएगा कि उसको क्या चाहिए, कितना चाहिए, उस अनुसार ना प्रोडक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान में रखना है कि सोसाइटी डिसाइड करती है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। सबसे पहली बात आपको यह ध्यान में रखना है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। भाई एक बताओ, हर इंसान चाहता है कि कोई भी चीज अगर हम खरीदें तो सस्ते से सस्ते दामों में मिल जाए, हमें कम से कम दाम में हमें मिल जाए। तो इसका मतलब वो हमेशा किसको चाहेगा बेटा, सस्ता को। मतलब मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या होना चाहिए यह भी ध्यान में रखने की जरूरत होगी या नहीं होगी। तो हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक को फॉलो करेंगे या कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक को फॉलो करेंगे, यह बात भी पता चलेगा ना। भाई जो हमारे लिए चीपर होगा, जो हमारे लिए सस्ता होगा, जो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हम उसके बेसिस पर प्रोडक्शन की बात करेंगे या नहीं करेंगे, हम उसके बेसिस पर प्रोडक्शन को देखेंगे या नहीं देखेंगे। तो हमेशा ही एक बात याद रखिएगा कि हम कैसे उसका उत्पादन कर रहे हैं, यह भी डिसाइड कौन कर रहा है, सामने बैठा कंज्यूमर। कि भाई उसको सस्ता से सस्ता चाहिए तो हमें भी क्या करना होगा, कम से कम दामों में उस गुड्स को बनाना पड़ेगा, और कम से कम दामों में बनाने के लिए हमको मेथड ऑफ प्रोडक्शन को देखना पड़ेगा। तो लिखिएगा, द सोसाइटी हैज टू डिसाइड द मेथड ऑफ प्रोडक्शन that is whether to use labor intensive
और कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, हाँ बेटा वो आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। अभी आपको देखना है कि सस्ता हमारा किस में होगा। तो हम लेबर इंटेंसिव को करें, कैपिटल इंसेंटिव को करें, किसको करें, या हो सकता है कुछ हमारा कैपिटल हो, कुछ हमारा लेबर हो। हमें बस ये देखना है कि हमारा कॉस्ट मिनिमाइज किससे होगा, कम से कम किससे होगा। उसके बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इन चीजों को यहां पर देखेंगे। किसके अंतर्गत, हाउ टू प्रोड्यूस के अंतर्गत। फिर उसके बाद होता है कि भाई आखिर हम ये गुड्स जो है बना किसके लिए रहे हैं। कहता है सीधा सा बात, जिसका होगा औकात उसके लिए गुड्स बना रहे हैं, जिसकी परचेजिंग पावर होगी उसके लिए गुड्स बना रहे हैं। भाई आप ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि तुम्हारी औकात इस गुड्स को खरीदने की नहीं है, तो डायरेक्ट उसको प्यार से क्या बोल सकते हैं, हे महानुभाव ये गुड्स का जो बजट है आपके परचेजिंग पावर से ज्यादा है, आपके परचेजिंग पावर के अंतर्गत नहीं आएगा, आपके बजट में नहीं आएगा। ऐसे बात करते हैं नहीं करते। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि टू होम टू प्रोड्यूस के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जिसकी परचेजिंग पावर आएगी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गुड्स करेंगे। तो लिखिएगा इट हैज टू डिसाइड, इट हैज टू डिसाइड अबाउट द शेयर ऑफ different people in the नेशनल प्रोडक्ट, कि हे महानुभाव नेशनल प्रोडक्ट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, नेशनल प्रोडक्ट में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो जिसका कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब उसी को लिए हमने गुड्स को बनाया। तो आसान शब्दों में याद लिखिएगा कि जिसकी परचेजिंग पावर होगी, जिसकी क्या होगी, परचेजिंग पावर होगी, उसके लिए हमने क्या करा है, ये गुड्स तैयार करा है, उसके लिए हमने इस गुड्स को बनाया हुआ है। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो कर लेंगे इसकी भी बात। तो अगर कोई भी पूछेगा कि बताओ हमने गुड्स किसके लिए बनाया, तो जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी कैपेबिलिटी है, जिसकी परचेजिंग पावर है, उसके लिए हमने क्या करा है, गुड्स को बनाया है। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है कि व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। बेटा अगर कहीं पर हम लोग ये प्रोविजन देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या हो गया, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो है बेटा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या है बेटा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग किसके द्वारा होगा बेटा, पर्सन के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा क्या होता है, सेविंग। लेकिन इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा होगा बेटा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा इन्वेस्टमेंट होगा, ये नहीं होगा। अब अगर सेविंग पर है तो इसमें हमारा इंटरेस्ट के रूप में क्या होगा, कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा, रिटर्न के रूप में आएगा। भाई अगर हमने 1 लाख रुपए जमा किए तो अगर 5% या 6% ही सालाना मिल रहा है, तो 6% का मतलब 6,000 तो मिलेगा ना। तो कहीं ना कहीं अगली बार हमारी कैपिटल 1,06,000 हो गई, ये नहीं होगी, हमारी वैल्यू 1,06,000। तो सेविंग में हम लोग क्या करते हैं बेटा कि कुछ ना कुछ हमारा जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैल्यू क्या होगी, हमारी गेन होगी, तो हम उसकी बात करेंगे यहां पर। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा, एंटरप्रेन्योर के द्वारा। तो इस यहां पर आरओसी की बात करेंगे या नहीं करेंगे बेटा, रिटर्न ऑन कैपिटल। कैपिटल पर हमारा क्या रिटर्न है, वो चीजें यहां पर आएंगी या नहीं आएंगी, उसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो भी चीजें आपको यहां पर बेसिकली क्या करना है, ध्यान में रखना है, उसकी भी बात यहां पर हमें समझ करके चलनी है। ओके, तो इसकी भी बात हम लोग यहां पर कर लेंगे, इसको भी यहां पर हम लोग देख लेंगे। तो ये भी एक तरीके का हमारा हो गया। तो अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा कि बताओ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कितने तरीके के होते हैं, तो क्या बोलेंगे, जबकि आपने 11th में जब पढ़ा होगा तो उस टाइम में कितना था, 3 था। अब एक यहां पर नया आ गया, कौन सा हमारा, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस,
एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। 4 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी यहां पर है। ठीक है बेटा, तू तो स्क्रैप वैल्यू है, वो तो रॉ मटेरियल है। चलो, तो कितने तरीके के सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी? 4 टाइप्स के। कौन कौन से? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्योंकि कुछ लोग होता है ना, मुंह खोलते ही हैं बेइज्जती करवाने के लिए। लिख लिया? ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आवत है कि ना रहे? आ रहा है समझ में? या जत पर तंग तत् गुरुवे समर्पित? हाँ, नहीं होता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बेकार में पढ़ लिख के क्या होगा, मास्टर जी का काम पढ़ाना था, उन्होंने पढ़ा दिया, हमारा काम स्वास्थ्य लाभ लेना है, हम तो स्वास्थ्य लाभ लेते रहेंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ऑनलाइन वालों रिप्लाई तो कर दिया करो। कभी कभी गलती से ही सही कर देना चाहिए बेटा रिप्लाई। तो बेटा चिरकुटे है, क्या कर सकते हैं। चलिए बेटा, अब यहां पर बात आती है हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। क्या है बेटा हमारे पास? अच्छा, थोड़ा बहुत आ ही जाता है। हाँ, थोड़ा है, थोड़े की और जरूरत है बेटा, क्या करोगे? 100% रिवीजन करवा ही देंगे। अगर कर लोगे तो जो भी प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। भाई कुछ बच्चों ने बोला है कि इकोनॉमिक्स में भी प्रॉब्लम है, तो उन बच्चों की प्रॉब्लम को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और उन बच्चों की प्रॉब्लम भी दूर करेंगे ताकि वो कॉलम हमारा 0 का होना चाहिए, है कि नहीं? चलिए जी। नहीं, अच्छा है कि अब इको में इतने कंसेप्ट आए हैं कि थोड़ा सा पढ़ने में मजा भी आता है। पहले तो सब मोहमाया वाली बात थी। और अच्छे से कीजिए, नंबर लाइए, 100 में 100 लाइए, अच्छा से आएगा। चलिए, तो 3 तरीके की हमारे पास इकोनॉमी होगी। हाँ, अब की बार ठाना है 85 पार कराना है। हमेशा शुरू से स्लोगन हमारा यही है। अब की बार 85 पार ना, तब तुम्हारी तरह थोड़े ने दल बदलो। चलो, तो कितने तरीके की इकोनॉमी? 3 तरीके की। सबसे पहला है बेटा हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा आएगा हमारा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है हमारा बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है हमारा बेटा खिचड़ी इकोनॉमिक्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। तो एक तरफ हमने देख लिया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात, एक तरफ देख लेंगे सोशलिस्ट की बात, और एक तरफ क्या देख लेंगे हम लोग? मिक्स्ड इकोनॉमी बार। ठीक है? नहीं बेटा, अब की बार बाबा राकेश की सरकार। ठीक है ना? तू मत बोल बेटा, क्योंकि ये सार्वजनिक बेइज्जती होगी। अभी तक हिडन है, बाद में नाम ले लूंगा। और इससे बहुत सारे बच्चे समझ रहे होंगे कि अगर मैं ऐसी बेइज्जती कर रहा हूं तो वो किसकी कर रहा हूंगा। चलो, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो आप यहां पर ना इसके कुछ नाम लिख लीजिएगा, ताकि यहां पर इसको ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज। तो इसी को हम लोग कहते हैं बेटा फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेजिज फेयर इकोनॉमी। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिज फेयर इकोनॉमी। तो उसकी भी बात करेंगे। तो लिखिएगा बेटा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी is also known as
फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिज फेयर इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिज फेयर इकोनॉमी। ओके, ये जो हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहां पर सबसे बड़ी बात जो होती है ना बेटा, वो होता है राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। राइट टू ऑन प्रॉपर्टी। कल आप लोगों का मैंने टेस्ट लिया था, क्वेश्चन नंबर 61 यही था जिसका ऑप्शन बी आना चाहिए था, और मैंने कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन बोथ बी एंड सी दे रखा था, अगर याद हो तो। ठीक है, था क्वेश्चन नंबर 61 यही था या नहीं था, कि राइट टू ऑन प्रॉपर्टी या राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द मेनस्टी ऑफ ऑप्शन ए सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन सी मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। तो कुछ बच्चों के माइंड में खुराफाती दौरा होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दोनों होता ही होता है, तो वहां भी मान लेते। नहीं के मानना है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और ऑप्शन बी उसका लगाना था। ठीक है, तो राइट टू ऑन प्रॉपर्टी जो होता है बेटा, ये क्या होता है, मेनस्टी ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मतलब मेन प्रायोरिटी उसका होता है कि अपना संपत्ति का अधिकार। क्या है बेटा हमारा, अपना संपत्ति का अधिकार। तो किसके पास होगा ये हमारा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ना गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, वहां पर सिर्फ गवर्नमेंट के हम रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। मैनेजमेंट में किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता, गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से वहां पर हम लोग नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां पर ये बातें ध्यान में रखना है। ओके बेटा, फिर तो सब कुछ मिक्स्ड में आता है, जो कैपिटलिस्ट में आएगा, जो सोशलिस्ट में आएगा, वो तो मिक्स्ड में आएगा ही आएगा, लेकिन वो नहीं लिखना है हमें। किसमें लिखना है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट के अंतर्गत। इस बात को ध्यान में रखना। हाँ बेटा, आज भी टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 का। मैंने तो बोला है जिस दिन जो जो चैप्टर का टेस्ट होगा उस रात में उसी के क्वेश्चन अपलोड होंगे। ठीक है, तो राइट टू ऑन प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास। फिर उसके बाद कहता है बेटा प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां का मोटिव क्या होगा बेटा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना, ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रॉफिट अर्न करना। ये मोटिव भी हमारा किसका होगा बेटा, बताओ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का होगा। फिर उसके बाद भाई हमारे पास पैसा है, हम अपने पैसे में आग लगा दें, किसी को क्या लेना देना भाई, किसी को क्या मतलब, इसका मतलब कंजम्पशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। कंजम्पशन के ऊपर किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन की बात करेंगे हम लोग। फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन की बात करेंगे। यहां पर किसकी बात करेंगे बेटा हम लोग, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन की बात करेंगे। फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन को देखेंगे। साथ ही साथ यहां पर एक दिक्कत है, और वो है बेटा हमारा हाई इनकम इनइक्वालिटी। यहां पर लोगों के इनकम की इनइक्वालिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। किसी की इनकम बहुत ज्यादा होगी, किसी की इनकम क्या होगी बेटा, बहुत कम होगी। तो यहां पर लिख दीजिएगा हाई इनकम इनइक्वालिटी, हाई इनकम इनइक्वालिटी। तो ये बात भी आपको क्या करना है बेटा, यहां पर ध्यान में रखना है, इसकी भी बात यहां पर करनी है। तो देखिए मैंने थोड़ा सा लिखवा है जो मेन चीजें थी, बाकी आप लोगों ने क्लास में डिटेल्स में इसको पढ़ा हुआ भी है, बहुत सारी चीजें लिखी थी, मेरिट्स डिमेरिट्स सब कुछ लिखा था हमने, उसको एक बार नोट से रीड कर लेना है। बाकी ध्यान में इतनी चीजों को ही अभी आपको क्या करना है, वास्तविकता में ध्यान में इतनी ही चीजों को रखना है। ओके, अगर हम लोग यहां पर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, किसकी बात करें बेटा हम लोग, अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करें, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो दिया गया था बेटा हमारे पास कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा
1848 के अंतर्गत। कब दिया गया था? 1848 के अंतर्गत। तो लिख लीजिएगा बेटा, दिस कंसेप्ट is given by Karl Marx and Friedrich Engels. Friedrich D-E-R-I-C Engels in 1848 in their work The Communist Manifesto। तो अगर कभी भी आपसे पूछेगा और अगर ऑप्शन में फ्रेडरिक एंजल्स का नाम नहीं भी आए तो आपको क्या लगा देना है बेटा? कार्ल मार्क्स के अंतर्गत लगा देना है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो है कंसेप्ट है, वो किसके द्वारा दिया गया था बेटा? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। कब? 1848 में, जब उन्होंने क्या दिया था? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें इन्होंने ये बातें आपको यहां पर क्लियरली बताई थी कि क्या होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंतर्गत 100% कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का। 100% कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। किसका कंट्रोल होगा? गवर्नमेंट का। यहां का मोटिव जो होता है ना बेटा, होता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। किसका होगा? वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। भाई कैपिटलिस्ट का होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन यहां का क्या होगा? वेलफेयर। कैपिटलिस्ट में होता था बेटा फ्रीडम, यहां पर इस तरीके की फ्रीडम की बात हम लोग नहीं करते हैं। तो क्या होगा यहां पर बेटा? रिस्ट्रिक्शंस होगा या नहीं होगा? तो लिख लीजिएंगे रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन के ऊपर क्या होगा हमारा? रिस्ट्रिक्शन। लेकिन एक अच्छी बात यहां पर है कि इनकम इक्वलिटी यहां पर ज्यादा से ज्यादा होगा। क्या होगा यहां पर हमारा? इनकम इक्वलिटी ज्यादा से ज्यादा होगा। तो लिख लेंगे हाई इनकम इक्वलिटी। क्या होगा हमारा? हाई इनकम इक्वलिटी। तो ये दो बातें हम लोगों को यहां पर क्या करनी है? बेसिकली ध्यान में रखना है। ठीक है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के भी कुछ नाम है, तो उसके भी एक आध नाम लिख देते हैं हम लोग। तो लिख लीजिएगा बेटा, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज socialist economy is also known as centrally planned economy, communist economy, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कह दो, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कह दो। ओके, लिख सकते या नहीं लिख सकते? कि जो हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सेंट्रली प्लान्ड, क्योंकि भाई गवर्नमेंट के द्वारा चल रहा है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कह दो, कम्युनिस्ट इकोनॉमी कह दो, एक ही चीज है। या इसी को कमांड इकोनॉमी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो कमांड इकोनॉमी। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से अगर मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे बेटा, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत दोनों ही बातें आ जाएंगी या नहीं आएंगी? तो कहता है मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है मेरिट्स ऑफ बोथ
कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी, मेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसका मतलब जो कैपिटलिस्ट का फीचर्स है वो भी आ गया, जो सोशलिस्ट का फीचर है वो भी। याद रखना, सिर्फ मेरिट्स डिमेरिट्स की बातें नहीं करेंगे, और ये जब नोट्स में एक बार पढ़ लोगे तो पता चल जाएगा मेरिट्स और डिमेरिट्स अलग अलग लिखवाया हुआ है हमने, तो उसको एक बार वहां पर देख लेना, ठीक है। तो ये चीजें तो आपको आ गई यहां पर मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में तीन अलग अलग सेक्टर की बात करते हैं कि ये जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे। और सेक्टर टोटल कितने होंगे, तीन तरीके का यहां पर सेक्टर होगा, तीन तरीके के सेक्टर की बात करेंगे। सबसे पहला जो सेक्टर होता है बेटा वो है प्राइवेट सेक्टर। जैसे हमने कैपिटलिस्ट लिखा ना, तो वैसे ही हमारा हो गया प्राइवेट सेक्टर, कि जहां पर कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होगा। जहां पर कंट्रोल और मैनेजमेंट क्या होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास होगा, वो हमारा किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत। दूसरा होता है बेटा हमारा पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट के पास। और तीसरा होता है बेटा ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब हो गया जहां पर प्राइवेट और, ठीक है बेटा, तो कोई नहीं, चैप्टर 1 का मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है। चैप्टर 1 आप देखो, डिटेल्स नोट्स मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है, देख लेना, मिल जाएगा बेटा। अभी 1 वीक के पहले ही तो भेजा है हमने। तो ज्वाइंट सेक्टर में क्या होगा, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का क्या होगा, कंबाइंड होगा। मैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती ना, नेशनल हाईवे वगैरह कौन बनाता है, सरकार, लेकिन वहां पर जो काम कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है बेटा, प्राइवेट है ना, दोनों मिलकर के काम कर रहे ही नहीं कर रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का हिस्सेदारी होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जहां पर सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा। तो मिक्स्ड के अंतर्गत क्या होता है बेटा, तीनों ही चीजें होती है। तो इसलिए यहां पर तीन सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, कौन कौन सा, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर। ये जो हमारा इंडिया है बेटा, तो ये इंडिया हमारा कौन सा इकोनॉमी, तो नोट लिख करके लिख लीजिएगा बेटा, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी हमारा कौन सा है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत है। ओके, तो अभी आप लोग इसका बस एक बार मेरिट्स और डिमेरिट्स घर में जाके पढ़ लीजिएगा। बाकी इस टॉपिक में और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक यहीं पर संपन्न हुआ। तो अगर आप घर ही देखेंगे तो देखिएगा 5 बज गए, टॉपिक हमारा साफ, ठीक है। तो 2 क्लासेज हमने इसके लिए रखी थी, 2 क्लासेज में हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसको एक बार घर पे जाके एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ हमें प्रॉब्लम है तो मैं यहीं बैठा रहता हूं, आके आप आराम से पूछ सकते हैं। ओके, तो कब मिलते हैं, कल शाम में 4 बजे विथ इंटरनेशनल ट्रेड। कल शाम में इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 कंप्लीट होगा और यूनिट 2 में कोशिश करेंगे हम 7-8 टैरिफ के बारे में तब तक बात जरूर कर ले। 16 टैरिफ के बारे में बात करनी है हमें, तो 7-8 टैरिफ के बारे में तो कल जरूर हम लोग वहां तक बात कर लेंगे, ठीक है। तो जरूर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहे। रात में क्वेश्चन अपलोड फिर से हो जाएगा, जब भी हो, लेट नाइट हो, कभी भी हो, और शाम के 4 बजे तक उसका वैलिडिटी रहता है। अब जिन बच्चों ने टेस्ट दे दिया होगा और वो आंसर मांग रहे थे, अब आप जो है जाकर के अपने टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए। अब आपको अपनी कॉपी भी दिख जाएगी, कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया और कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है, वो भी वहां पर आपको दिख जाएगा। तो आप आराम से उसको वहां पर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल हम लोग 4 बजे इंटरनेशनल ट्रेड के साथ। धन्यवाद हमें झेलने के लिए।